वन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है और मेक लाइफ बिग की ओर से हर संडे की तरह इस संडे आपके लिए हम लोग ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। आज हम बात करने वाले हैं दहेज प्रथा के बारे में। गाइस, बहुत ही बेकार चीज़ होती है, नहीं लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि एक ब्राइड की फैमिली पे क्या गुजरती है जब उससे ज़बरदस्ती दहेज मांगा जाता है। किस तरीके से समाज तिरस्कार कर देता है। कई बार हम लोग ही इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। कई बार टोकन ऑफ लव के बहाने दिया जाता है, कई बार ज़बरदस्ती। और कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है, इसीलिए आज इस सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ में एक लॉयर भी हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और डॉक्टर विनीता तो हैं ही, जो मेक लाइफ बिग की फाउंडर भी हैं और चुनिंदा 100 महिलाओं में इनका नाम भी शुमार है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर विनीता से कि आज के हमारे एस्टीम गेस्ट और स्पीकर को इंट्रोड्यूस करें और डाउरी रिलेटेड इस कुप्रथा की चर्चा को आगे बढ़ाएं। विनीता जी, ऑल आइज आर ऑन यू नाउ। धन्यवाद अभिषेक। जैसा कि आपने स्टार्टिंग करी दहेज, डाउरी, इसको एंसेंट टाइम से अगर हम देखा जाए कि पूर्वजों के जमाने से ये जो डाउरी है, ये जो दहेज प्रथा है, एक कुप्रथा के तौर पर चली आ रही है। एक फीमेल अपने शादी के वक्त अपने घर से एक दूसरे घर आती है और अपने सर्वाइवल के लिए गिफ्ट के तौर पे बहुत सारा दहेज लेकर आती है। ऐसा भी देखा जाता है कि जो फीमेल ज्यादा दहेज लेकर के आती है उसकी ससुराल में पहुंच, मान सम्मान ज्यादा होता है। जो फीमेल कम दहेज लेकर के आती है उसका मान सम्मान कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि वो कम दहेज लेकर आई है। ये सारी कुप्रथाएं सालों से चली आ रही है। आज भी हमारे समाज में कई तबके ऐसे हैं जो डायरेक्टली डिमांड करते हैं दहेज के तौर पर। इन सारी कुप्रथाओं के विषय में बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ी है सोशल एक्टिविस्ट कुमुद सिंह जी। कुमुद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। कुमुद जी एक सोशल एक्टिविस्ट है, इस विषय पर काफी काम कर रही हैं और समाज के ऐसे तबके के साथ में काम कर रही है जिनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर वो स्टिल लगी हुई है। इन्हीं के साथ हमारे साथ जुड़ी है एडवोकेट साधना पाठक जी। साधना पाठक जी एक सीनियर लॉयर है हाई कोर्ट में, साथ ही एक सोशल एक्टिविस्ट है। और इनके बारे में यदि मैं बताऊं तो इन्होंने एज ए सिंगल पेरेंट 2 बच्चियों को अडॉप्ट करके उनकी पूरी लाइफ अपने नाम करी है और उनका भरण पोषण वो। साधना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम मेक लाइफ बिग पर। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार साधना जी। साधना जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ये दहेज प्रथा कानून में कब इसको लाया गया कि ये एक कुप्रथा है और इसके विषय पर इसको भी संविधान में शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, जब आईपीसी का निर्माण हुआ तो आईपीसी का संकलन तो 1860 में ही हो गया था। जब देश में क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति के बाद, अंग्रेजों को ये लग गया था कि इस देश में एक प्रॉपर अच्छे तरीके से पूरे संकलन किए बिना कानूनी प्रक्रियाओं का तो इस देश में शासन करना मुश्किल है। तो उन्होंने आईपीसी, इंडियन पेनल कोड बनाया। 1860 में इंडियन पेनल कोड बना और उसमें ही एक धारा 498 जोड़ी गई, ये बाद में जोड़ा गया। और 498 जो है वो पति के द्वारा पत्नी को अत्याचार करने के विषय में वो व्याख्या करता है, उसमें सजा का प्रावधान। लेकिन दहेज की कुरीति जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ता गया, जैसे जैसे समाज में भौतिकवाद बढ़ता गया और महिलाओं का जो सम्मान है, गरिमा है, वो कम होने लगी, तब दहेज की हत्याएं बहुत होने लगी। आपने सुना होगा कि एक समय में दिल्ली में बहुएं जलाने का चला गया, दिल्ली के पूरे भारत में वो फैल गया था और जगह जगह गांव, शहर और कस्बे में बहुओं को जला दिया जाता था। उसमें पेट्रोल, वो जो केरोसिन के स्टोव होते थे, ऐसे हजारों और लाखों मामले हुए। तब 1986 में 1986 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाया गया। और ये सिर्फ इसलिए ये एक्ट दहेज प्रतिषेध अधिनियम का लाया गया कि बहुओं को, बेटियों को दहेज के राक्षस से बचाया जा सके और उनकी रक्षा की जा सके, और इस प्रकार कानून को कड़ा बनाया गया। फिर 1993 में आपने देखा होगा
कि पूरे विश्व में बीजिंग समझौता हुआ, जिसमें महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा को पूरे विश्व युद्धों में की गई हिंसा से अधिक बड़ा और जघन्य ठहराया गया। तब ये तय हुआ कि नहीं, सिर्फ दहेज प्रतिषेध अधिनियम से काम नहीं हो रहा है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम की ड्राफ्टिंग की और सन 2005 और 6 उसके नियम, कानून और रूल ड्राफ्ट हुए और फिर घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी आया। जिस तरह से आपने किया बताया कि आईपीसी में दहेज से बचने का एक प्रावधान है और विशेष अधिनियम भी है, दहेज अधिनियम 1986 से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2006 है। हेलो बेटा, आवाज जी कुमुद जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऐसे काफी सारे केसेस आपको देखने में आते ही होंगे। कौन कौन से केसेस जनरली आपको नोटिस में आते हैं और जिन पर आप कोई कार्रवाई करती है या फिर वहां पर जाकर फैमिलीज की मदद करती है? विनीता, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम करती हूँ हमेशा। तो मैं लोगों को गाइड तो कर देती हूँ कि आपको कहाँ जाकर के न्याय मिल सकता है, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता हमारी जो पूरी एजुकेशन सिस्टम है ना, जिस तरीके का उसमें हम MA BA सब भी कर लेते हैं, लेकिन हमको छोटी छोटी जानकारियां भी, ट्रैफिक रूल्स और ये भी हम जानना भी नहीं चाहते और उस तरीके की व्यवस्था भी नहीं रही। तो हम लोगों को हम ये देखते हैं कि वो चाहे मतलब आर्थिक रूप से कमजोर तबका हो या पैसे वाले हो, पढ़े लिखे हो या मतलब कम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ तो हमको छोड़े कि अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं है तो हम ये मान के चल रहे हैं, लेकिन जानकारी का बहुत ज्यादा अभाव होता है। तो हम उनको लोगों को अवेयर करते हैं और अगर इस तरह के केसेस हमारे पास जब भी आते हैं तो हम उनको, जैसे साधना जी ही बैठी हुई है तो कई बार केसेस हमारे पास कुछ आते हैं तो हम उन लोगों का नाम भी सजेस्ट करते हैं कि आपको वहां से एक कानूनी जो भी सलाह है वो बेहतर मिल सकती है। तो इसमें जैसे कि कारण का जहाँ तक सवाल है कि किस तरह के केसेस में क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा अगर इतिहास देख लें हमारा कि कहाँ से हम इस चीज को लेकर के आते हैं ना। अगर हम देखें तो जो हमारा मध्ययुगीन इतिहास है, तो हम अगर बहुत पहले अगर हम ये देख लें कि जब हम मतलब जब शादी जैसी यूनिट्स नहीं थी तब तो हम बिल्कुल बराबर थे, स्त्री पुरुष बराबर। मतलब मैं दहेज को दरअसल पैट्रियार्कल माइंडसेट की तरफ भी निकालना चाहती हूँ, सीधा सीधा उसका मतलब है। तो जैसे जैसे हम कृषि की जानकारी लेते गए और फिर धीरे धीरे मैं उसमें ज्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगी क्योंकि आज उसका विषय नहीं है उस तरह से गहराई में जाने, लेकिन जैसे जैसे हम जमीन की कीमत हम समझने लगे, खेती की कीमत समझने लगे, और वैसे वैसे हमने जैसे परिवार एक यूनिट के रूप में लाए हम, तो वहां से फिर जब, क्योंकि उसके पहले तो दहेज और शादी और स्त्री या पुरुष का कमजोर होना इस तरह से, या किसी एक के लिए देना, किसी एक को लेना, और जो ले रहा है, आप देखिए हद ये है कि जो ले रहा है वो ग्रेट फील करता है, वो मालिक भी है और ले भी रहा है। तो इस तरह की सारी चीजें एक पैट्रियार्कल माइंडसेट की तरफ भी जाती है। तो लड़कों को श्रेष्ठतम घोषित करना कि वो हमेशा औरतों से ऊंचे हैं, जब ये माइंडसेट बनना शुरू हुआ तब लड़कियों को जब घरों में कैद, मतलब घरों में रखा जाने लगा, तब से ये चीजें ये हुई। तो ऐसा होता था, जो मैं अपनी नानी दादी परनानी से सुना करती थी, परदादी से सुना करती थी, मैं किताबों से हटकर मैं जीवन से अगर बात करूं तो मैं देखती थी, मेरी नानी लोग, परनानी बताती थी कि जब वो शादी के बाद ससुराल जाती थी, जितनी बार भी जाती तो उनके मायके वाले, उनके जो संदूक होता था उसमें साबुन, तेल, मतलब छोटी से छोटी चीज भी रख करके दिया करते, और उन्होंने एक उनको ये लगता था कि वहां जाकर के वो कैसे मांगेगी, मांग पाएगी, नहीं मांग पाएगी, शुरुआती दौर में कैसे बोल पाएगी, तो उसकी जरूरत की छोटी छोटी चीजें भी उसके साथ दे दी जाती थी कि वहां जैसा भी माहौल होगा उसमें उसको शायद थोड़ा जुड़ने में वक्त लगे। और वो जो एक लड़की की जरूरत का सामान देने का जो एक चलन था कि हमारी लड़की जा रही है, इसी तरीके से अगर हम सारे त्योहार देख लें, जो हर कृषि उपज के बाद के त्योहार हैं हमारे, जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं, रक्षाबंधन आता है, इस तरह के जितने त्योहार आते हैं जिसको हम
खासतौर से शादीशुदा महिलाओं के साथ जोड़ते हैं, वहां पर रस्में बना दी गई ताकि जैसे ही कोई नई फसल आई तो उसका एक हिस्सा निकाल करके लड़की के ससुराल में पहुंचा दिया जाता था। वो एक उपहार के तौर पर होता था, लेकिन माता पिता के दिमाग में ये भी होता था कि ये उसका एक हिस्सा है। तो वो हिस्सा बराबर तो नहीं रहा, लेकिन जो भी रहा वो लड़की को पहुंचाया गया और ये धीरे धीरे एक उपहार के तौर पर दी जाने वाली चीज थी। और फिर जैसा कि अभी साधना जी ने कहा, या हम लोग अभी बात जिस तरह से कर रहे थे कि कोई कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है, दरअसल समस्याएं वहीं से शुरू हुई कि जब एक तो लड़के को श्रेष्ठ समझना हमारे समाज में, और उसको मतलब एक एक श्रेष्ठ की वजह से उसको ये सारी चीजें मिलना उसका अधिकार लगने लगा कि हम ये हमें लेना ही चाहिए। तो उसके पीछे जो तर्क देता है हमारा समाज, मुझे कई बार इस जो नीची सोच है, मुझे इससे बहुत उलझन। मतलब वो कहते हैं कि अरे तो लड़की वहां से आके रहेगी भी तो यहाँ उसका सारा खर्चा भी तो हम उठाएंगे, तो मतलब देना ही चाहिए, इस तरह की बातचीत जो होती है। और शादी में जिस तरीके से कई बार हम शादियों में जब सुनते हैं कि शादी में जिस तरीके से लेन देन की बात होती है, जिस तरह से अड़ जाते हैं कि इतना देंगे इतना लेंगे, मतलब मुझे लगता है कि शादी जैसा एक पवित्र या एक दो पार्टनर्स के जो एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ शुरू होने वाली है, उसको इस खरीदो बेचो के उसमें ला करके हम वहीं से उसको एक मतलब उसकी वो पवित्रता, उसकी वो नजाकत, उसकी वो खूबसूरती हम कम करने लगे। तो दहेज लेने का कारण यही, जैसे हमने कहा कि लड़की वहां से आ रही है तो अब तो सारा खर्चा हम उठाएंगे, मतलब लड़की को एक बोझ की तरह कि यहाँ हमारे पास है, मम्मी पापा के पास है, यहाँ से जाना है तो ठीक है उसको इतना। और देखिए दहेज, हम कहते हैं कि लड़की को हमने दहेज दिया है ना। समाजों में, वो चाहे हिंदू समाज को हम देख लें, इस्लाम में देख लें, कहीं भी देख लें, इसका बहुत सख्ती के साथ इसका विरोध किया गया है। इस्लाम में तो बिल्कुल मना है दहेज, बल्कि वहां तो मेहर की रकम चलती है। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि कानून भी बन गया, सारी चीजें हो गई, उसके बावजूद वहां भी अब दहेज की डिमांड बढ़ने लगी है, वहां भी लड़कियां दहेज के लिए सताई जा रही। हमारे पास इस तरह के केसेस है, मतलब जहाँ बिल्कुल सख्ती से मना था कि उपहार में भी आपको महंगी चीजें नहीं देना है, शादी में लड़की के माता पिता पर बहुत ज्यादा खर्चा बढ़े, उनके ऊपर कोई बोझ आए, इस चीज पर सख्ती से मना। लेकिन उसके बावजूद धीरे धीरे हर समाज में दहेज ने अपना पैर बिल्कुल अंगद की तरह जमाता वो चला गया। और ये तब तक जमाता रहेगा जब तक हम एक जो शिक्षा की जो बात है, जागरूकता की जो बात है, कि जब तक हम खुद से दिमागी तौर से इस बात को, मतलब इस बात से पर गुस्सा नहीं आएगा हमारे भीतर। मुझे लगता है कि एक लड़के को सबसे पहले हम लड़की को तैयार करते हैं, उसकी मानसिकता बदलने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि एक लड़के को उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट समझाना बचपन से बहुत जरूरी है। और तो दहेज को बहुत आसानी से, क्योंकि एक तरीके से ये देखिए ना कि हम पैसा दे करके एक लड़के का संबंध अपनी बेटी से जोड़ते हैं, और ये केवल हम लड़की को गिफ्ट नहीं देते हैं, ये केवल हम लड़की को दहेज नहीं देते हैं, ये हम पेरेंट्स लोग जो होते हैं, जो समाज में एक हमारे लोग हैं, वो अपने स्टेटस से करके बनाते हैं उसको। हम तो इतने लाख हमने जोड़े हैं शादी के लिए। मुझे लगता है कि कब वो दिन आएगा जब वो गर्व से कहेंगे कि हमने लड़की के पैदा होते ही एक अकाउंट खोल दिया था और इतने पैसे जमा किए कि वो जितना पढ़ना चाहेगी हम उसे पढ़ाएंगे। वो पढ़ने के बाद या जहां तक भी पढ़ना चाहती है उसके बाद अगर वो कोई अपना काम शुरू करना चाहती है तो कितना पैसा उसको देंगे। मैं वो शब्द माता पिता से सुनना चाहती, बजाय ये कहने के कि हमने इतना शादी में देने के लिए जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ तो बड़ी अच्छी उसमें जोक्स भी चलते हैं, कहावतें भी हैं, हालांकि उन पर मुझे तो हंसी नहीं आती, मेरा तो खून उबलता है उन चीजों को लेकर के कि आईएएस की कीमत इतनी है दहेज में, मतलब लड़का अगर आईएएस हो गया तो उसकी इतनी कीमत होगी, अगर इस पोस्ट पर है, अगर इस डिपार्टमेंट में है तो उसकी क्या कीमत होगी। तो इस तरीके से पेशे के हिसाब से कीमतें लगा करके अगर हम लड़का खरीद रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो मानसिकता हमारी है जिसमें लड़के को श्रेष्ठ समझा जा रहा है, ये जो हम दोगला अपना सोच रख रहे हैं,
इस पर एक बहुत बड़े प्रहार की जरूरत है। और जिस तरह से आज हम बातचीत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन विषयों पर लगातार बहुत सारी बातचीत की जरूरत है, क्योंकि बातचीत होने से स्थितियां बहुत सुधरेगी, संभलेगी। हम एक जब खुद को पहचानना शुरू करेंगे कि लाइफ पार्टनर के साथ रहने का दिन है आज से शुरू, आज से हम एक खूबसूरत जिंदगी के सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वहां पर ये पैसों की कोई बात आनी ही नहीं चाहिए। मैं ऐसे कई सारे उदाहरण भी आगे दूंगी मेरे पास जिस तरह की चीजें आती हैं। तो कारण यही है कि लड़का श्रेष्ठ समझा जाता है, तो उसको पैसे दे करके मैं उसको अगर अपने कड़े शब्दों में कहूँ तो माँ बाप अपने सिर का बोझ उतार करके लड़के वालों को देते हैं कि भैया ले जाओ यार, थोड़ा पैसा भी ले लो लेकिन ले जाओ, और फिर रोते हैं बैठ करके कि हमारी लड़की को ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ी सी उससे भी पीड़ा होती है कि इस तरह के जो हमारी सोच है उसके बदलाव की बहुत। मैम बहुत सही चीज आपने बताई कि दहेज सिर्फ वो ही नहीं है जो आप शादी में दे रहे हैं। दहेज वहां से भी शुरू होता है जब आप कोई उपहार दे रहे हैं। दहेज वहां से भी शुरू होता है जब बेटी के पैदा होते ही आप एजुकेशन से ज़्यादा फोकस करते हो कि एक दिन इसकी शादी करनी पड़ेगी तो एक अकाउंट बना दिया जाता है कि शादी करनी पड़ेगी तो उस अकाउंट में पैसे जमा करवा लें। आजकल दहेज मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो इतना जैसे आपने बताया अंगद के पैर की तरह इतना जम गया है कि शादी से पहले ही जो लड़की वाले होते हैं वो टोकन ऑफ लव कह के ही दे देते हैं कि ये प्यार का तोहफा है। सामने वाला मना भी कर रहा है तो भी जबरदस्ती दे देते हैं कि नहीं ये तो आपका हक है, आपको लेना चाहिए। और जब लड़की वाले ही एक तरीके से सौदा कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो कहते हैं ना कि किसी चीज को बेचना होता है तो जो बेच रहा है उसको पैसे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि गाइज आर ऑन सेल, की जो लड़के हैं उनका सौदा हो रहा है कि मेरा लड़का आईएएस ऑफिसर है तो इतना रेट है, मेरा लड़का डॉक्टर है तो इतना रेट है, और लड़कों की बिक्री हो रही है। और लड़की वाले जो है बोली भी लगा रहे हैं और दहेज भी दे रहे हैं और लड़की को भी भेज रहे हैं। जो चीज सॉरी, इसमें एक चीज और, एक अच्छा सेंटेंस भी और जोड़ दिया जाए तो शायद कहीं किसी के दिमाग पर रहा हो कि अजीब तरह का बिजनेस है। ये तो मार्केट ही है ना जहाँ पर लड़के बिक रहे हैं, और ये अजीब तरह का मार्केट है कि जो बिक रहा है वही मार्केट है। तो ये भी एक मतलब बिक भी रहे हैं लेकिन उसके बाद भी श्रेष्ठ वही। हाँ, ये इसीलिए मैम हाँ, इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम ही हमने रखा था गाइस ऑन सेल। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छा लिखा है। मुझे लगता है कि वो जो आपने उसका एक साइन दिया है और बहुत अच्छे से लिखा है उसको, मुझे लगता है खाली उसको भी आप आगे बढ़ाएं तो बहुत सारे लड़कों के दिमाग में चोट लगनी चाहिए। तो वो एक बहुत अच्छा आपने जो बताया है वो भी बहुत खूबसूरत। पीड़ा कहाँ होती है जब एक लड़की अपना पूरा परिवार छोड़ती है, वो जाती है किसी और के परिवार को संभालने के लिए और उसी लड़की को पैसे देने पड़ते हैं और कहा जाता है कि हम लड़की का ख्याल रखेंगे इसलिए हमें पैसों की ज़रूरत है। वो ये नहीं समझते कि लड़की जितना ख्याल आप लोगों का रखेगी शायद आप लोग अब तक अपना ख्याल उतना नहीं रख पा रहे थे। आपका वंश आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लड़की की है, आपका परिवार संभालने की जिम्मेदारी लड़की की है। अगर वो लड़की जॉब करना चाहती है तो जॉब भी इसी शर्त पे अलाउ किया जाता है कि वो घर का काम भी करेगी और फिर जॉब करेगी, उसको छुट्टी नहीं मिलती घर के काम को करने के लिए। और फिर एक प्रथा हमारे बीच दहेज की है। मेरा नेक्स्ट सवाल साधना जी से है कि साधना जी, बहुत बार ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती नहीं की जाती, एज अ टोकन ऑफ लव दे दिया जाता है, बोला जाता है कि नहीं ये तो आपका हक है, आप ले लीजिए, होंडा सिटी ले लीजिए, आपके पास गाड़ी नहीं है, आप पल्सर ले लीजिए, आपके पास बाइक नहीं है, आप इतना एफडी करवा देते हैं आपके लिए। तो ये टोकन ऑफ लव की तरह से जब आगे से दिया जाता है बिना मांगे, क्या इसके लिए भी कोई लॉ है? क्या ये कंसेंट के साथ दिया जा रहा है तो भी ये लॉ के अगेंस्ट में होता है? किसी भी रूप में किसी प्रकार से दहेज का देना दोनों अपराध है, दोनों अपराध है। जितना अपराध, आवाज सुन पाएंगे? आवाज आ रही है? ओके, थोड़ी सी टेक्निकल इशू है। साधना जी की जो वॉइस है वो थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। मैं अपना सवाल रिपीट करना चाहूंगा साधना जी से कि अगर कंसेंट के साथ में पैसे दिए जाते हैं, दहेज दिया जाता है, कोई प्रॉपर्टी दी जाती है, तो क्या ये कानून के विरुद्ध है? साधना जी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। दहेज, हाँ बिल्कुल है। दहेज का देना भी अपराध है, दहेज का लेना अपराध है ही, दहेज का देना भी अपराध है। यदि कोई माता पिता है कि हमको अपनी मर्जी से हमको इनको 10 लाख रुपए दे रहे हैं 20, तो ये दहेज को प्रोत्साहन देना है और ये ही अपराध है। इसके लिए भी दंड कई बार मिलता है। कई बार लोग कहते हैं हमने लड़की को दहेज दिया तो वो
उसको दंडनीय होता है। यदि ये कहा जाए कि हमसे दहेज मांगा गया, हमें देना पड़ा, वो हक है। अगर हम गिफ्ट दे रहे हैं, हम तो ये दे रहे हैं, बिल्कुल दहेज देना भी अपराध है। बिल्कुल। और अब मैं कुमुद जी से ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा कितने केस आपके सामने आते हैं जब शादी से पहले दहेज मांगा गया और जिस दिन शादी है दहेज दे दिया गया, उतना जितना मांगा गया था उतना दे दिया गया, लेकिन जिस दिन शादी है, फेरे होने वाले हैं, उस दिन कोई और ही डिमांड आ गई और ये धमकी दी गई कि बारात लौट जाएगी यहाँ से और आपकी किरकिरी हो जाएगी समाज में, आप मुझे और पैसे दीजिए या और कुछ दीजिए। ऐसे कितने केसेस आए हैं, या क्या ऐसा ऐसा हो रहा है, और होता है तो किस लेवल पर होता है? अभिषेक, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इस तरह की जो चीज होती है ना, जब शादी एकदम या तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जब ज्यादा चीजें बदली नहीं जा सकती, या समाज में बात फैल गई है कि शादी हो रही है, तो लड़की वालों के ऊपर ये जो एक इज्जत का बोझ होता है ना कि हमारी इज्जत चली जाएगी, और इस तरह की चीजें, तो निश्चित तौर पर ऐसे केसेस आते हैं। और वहां पर कई बार एक अभी तो लोग थोड़े से कई कुछ मतलब अभी भी उतना प्रतिशत जागरूकता नहीं है, लेकिन इसको मैं दो तरीके की जागरूकता कहूंगी। एक तो ये कि जागरूक हो गए हैं, तो अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनती है तो आवाज उठाते हैं। अभी अभी पिछले कुछ समय में, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल सामने आते हैं। लेकिन दूसरी जागरूकता ये भी हो गई है कि वो अपनी सारी डिमांड्स जो है ना, वो पहले ही तय कर लेते हैं, ताकि अहम मौके पर उन्हें कोई डिमांड रखनी नहीं पड़े। तो वो सारी सेटिंग जिसको कहते हैं, वो सेटिंग पहले ही उस तरीके से कर ली जाती है कि एंड टाइम के लिए वो कुछ नहीं छोड़ते। लेकिन ऐसे ही मेरे पास मेरी खुद की अपनी टीम में है, मेरी एक साथी है जो लखनऊ से एडवोकेट है वो भी, और मैं उसकी थोड़ी सी समस्या आपको बताऊं कि क्यों लड़कियां कदम उठाने से कई बार पीछे हट जाती कि वो उस वक्त एडवोकेट नहीं थी। शादी तय हुई और शादी बारात आने वाली थी, और एक दिन पहले लड़के वालों से खबर आती, मतलब बारात जब इनको ये पता था कि वहां से निकल चुकी है, उस वक्त उसके पास मैसेज आता है कि उसके पेरेंट्स के पास कि हमें ये चीजें और चाहिए। तो पेरेंट्स हड़बड़ाए कि अभी क्या करें, और उनका दिमाग दौड़ना शुरू हुआ कि कहाँ से आएगा, क्या होगा। क्योंकि इज्जत हमारे यहाँ जो है ना, हमारे मैं दूसरे देशों की बात नहीं करूं, क्योंकि इस तरह की जो हमारे यहाँ जो दहेज को लेकर के या हर छोटी चीज में हमारी इज्जत चली जाती है, हर छोटी बड़ी चीज है, और खासतौर से उन चीजों में उसकी इज्जत जाती है जिसने वो गलती की है। मतलब रेप करेगा लड़का और इज्जत चली जाएगी लड़की, दहेज मांगेंगे लड़के वाले लेकिन इज्जत जाएगी लड़की वाले की। तो ये पूरा जो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट के तहत हमने दबाव बनाया है ना, लड़की लड़की वाले इन चीजों को लेकर के, तो मेरे साथी जिसको एक दिन पहले ऐसा डिमांड आया, तो उसके पेरेंट्स उसका पूरा इंतजाम करने में लग गए कि नहीं हम कैसे भी करेंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी। और यहाँ लड़की ने पुलिस को कंप्लेंट कर दी, और अपनी मतलब वो लड़के वालों के ऊपर एक केस दर्ज हो गया। यहाँ पर हुआ ये, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस लड़की के खिलाफ, वो लड़के वाले तो हो ही गए पूरी फैमिली के खिलाफ, वो भी क्योंकि पहले तो अभी भी ऐसा होता है कि शादियां रिश्तेदार एक दूसरे के ढूंढते हैं, बताते हैं कि वो फला लड़का है, अच्छा है, तो वो रिश्तेदारों में एक तो नाराजगी हो गई, रिश्ते टूटने लगे। जो रिश्ते टूटने लगे उसको भी वो लड़की बर्दाश्त करती, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खुद उसके माता पिता उसके खिलाफ, कि तुमने ऐसा कदम उठा करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और लड़की को घर से निकल कर दूसरी जगह छुप करके रहना पड़ा, क्योंकि उसकी जान तक के लाने पड़ गए। बाद में उस लड़की ने LLB लॉ किया, अभी एडवोकेट है, लखनऊ हाईकोर्ट में है अभी, और अभी इस तरह की महिलाओं की वो हेल्प करती है जब भी कोई ऐसा केस आता है। तो ऐसे भी केसेस आते हैं, लेकिन दरअसल होता क्या है कि एक भी लड़की अगर आवाज उठा देती है ना, अभी तो फिर भी थोड़ा सा लोग चलो अखबार और इसके और बातचीत के माध्यम से हम कहते हैं वाह क्या कमाल किया लड़की, हम तो कह देते हैं दूर बैठे लोग। लेकिन हमारा जो दोहरा चेहरा है वो ये है कि अगर मेरे परिवार की कोई लड़की ऐसा कदम उठा देगी, तो मैं कहूंगी कि इसको अपने माँ बाप की इज्जत की चिंता नहीं है, थोड़ा सा कर लेते हैं, देखो सब जगह बदनामी हो रही है। मुझे समझ नहीं आता कि ये नाम करने वाले और बदनाम करने वाले लोग हैं कौन। तो ये इस तरह के केसेस निश्चित तौर पर आते हैं, और इसमें ज्यादातर केसेस में लड़की वाले कहीं ना कहीं से इंतजाम करने में जुट जाते हैं, कहीं ना कहीं। कुछ लोग आवाज उठाते हैं, जिनको कई लोग हम लोग समाज में बुलाकर सम्मानित भी करते हैं, ये भी सब इस तरह की चीजें भी होती है, लेकिन उनके अपने दायरे में
अपना जो उनका रिश्तेदारों का दायरा है, जो अपने घर परिवार का दायरा है, वहाँ उस लड़की को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। मतलब वो तो बहुत तेज लड़की, जिसे कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि झांसी की रानी पे हम सब गर्व करें, लेकिन हमारी बहू में झांसी की रानी का एक भी गुण नहीं चाहिए। तो वो वाला जो हमारा माइंडसेट है, वो बहुत सारी लड़कियों को पीछे धकेल देता है आवाज में। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि हाँ, आवाज उठने लगी है और बहुत अच्छी बात है, आगे और अच्छा होगा। आवाज उठने वाली बात पे मैं एक चीज साधना जी से पूछना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली नहीं मांगा जाता है, कहा जाता है कि आप वेन्यू अच्छा बुक कर दीजिए, अरेंजमेंट अच्छे कर दीजिए, आप इतना खाना कर दीजिए, इतने रिश्तेदारों का आप नेक कर दीजिए। तो इस तरह की जब डिमांड्स ऑन द स्पॉट की जाती है, तो अब जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट छप चुके हैं, मैट्रिमोनी वाली वेबसाइट पे जा चुका है सब कुछ, और सब रिश्तेदारों को कार्ड्स बढ़ चुके हैं, सबको पता है, ऑनलाइन शेयर हो चुका है कि आपकी शादी है, और शादी से एक दिन पहले या शादी वाले दिन इस तरह की डिमांड आती है। तो उस टाइम पे लड़की की फैमिली को या लड़की वालों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनकी हेल्प की जा सकती है, वो कहाँ जाए, किससे बात करें? तो साधना जी प्लीज हमको थोड़ा सा इस पर गाइड कीजिए। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपकी मतलब सप्तपदी नहीं हुई है, नहीं हुआ। और अब साधना जी आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, कोई टेक्निकल इशू है। सो एक बार प्लीज चेक करिए अभी माइक। ठीक है? हाँ, थोड़ा सा हेलो, टेक्निकल इशू आ रहा अभी है। ठीक हाँ, है? अभी एकदम बढ़िया है, बताइए साधना जी हाँ। प्लीज। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पहले अगर मान लीजिए नहीं हुआ है, सिर्फ सगाई हुई, और तो ऐसी स्थिति में 48A नहीं करता है, क्योंकि 498A जो है वो सिर्फ विवाह पति और पत्नी के बीच का विषय है। विवाह नहीं हुआ है तो 498A नहीं लगेगा। तब सिर्फ दहेज 3/4 जो है 3/4 दहेज प्रतिशत अधिनियम ही। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि वेन्यू महंगा बुक किए, खाना अच्छा खेलिए और बाजा अच्छा बजाइए, ये दहेज के अंतर्गत नहीं आता, ये दहेज के अंतर्गत भी नहीं आता। मैं अपने विषय को और आपकी जो चर्चा हो रही है उसको अगर सिर्फ कानूनी फोर कॉर्नर के बीच में रखूं, ये मैं बताना चाहती हूँ जो बलपूर्वक ये धमकी देते हुए कि यदि दहेज नहीं दिया गया तो प्रताड़ना की जाएगी, उसी को दहेज के लिए उसकी दहेज करेंगे, तो दहेज की परिभाषा पाया जाता है, तो पुलिस में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा लग जाएगी। ये बात है जी। अच्छा, तो आवाज मैं आ रही है नहीं आ रही? मैं इन शॉर्ट बताना चाहूंगी कि जो साधना जी ने कहा, उनका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई भी वेन्यू बुक करना या खाना अच्छा रख देना, ये सब दहेज के अंदर नहीं आता है। हाँ, फोर्सफुली यदि कोई चीज या पैसे की डिमांड की जाती है या किसी एसेसरीज की डिमांड की जाती है या गहनों की डिमांड की जाती है, वो दहेज के अंदर आता है। इसी के साथ मैं मेरा सवाल जो है वो कुमुद जी से पूछना चाहूंगी कि जैसा कि हमने देखा कि ऐसे केसेस जब रजिस्टर्ड होते हैं, पर कई बार ऐसी सिचुएशन भी बनती है कि वो केसेस जेन्युइन नहीं होते। कई बार जब हमको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता हमारे लिए परफेक्ट नहीं है और इस रिश्ते से हमको दूर भागना है, तो कई बार लड़की के घर वाले लड़के के घर वाले के ऊपर फर्जी केस रजिस्टर्ड कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए या इसके लिए क्या कोई प्रावधान बना हुआ है कुमुद जी? विनीता, इसका बहुत बेहतर तरीके से कानूनी रूप से आंसर साधना जी देगी, लेकिन सामाजिक रूप से जो सोच वाली बात है, मैं उस पर जरूर चर्चा करूंगी कि देखिए, एक ये सच है कि कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं, है ना। सिर्फ हम उसको ये नहीं कहेंगे कि प्रतिशत बहुत कम होता है, लेकिन उसका उसकी जितनी मतलब दहेज के खिलाफ जो कानून बना हुआ है, जितनी चर्चा उसकी नहीं होती ना, उतनी इन कुछ केसेस की चर्चा करके हम ऐसा बार बार इस पर बात करके अखबार भी होगा तो हम किस तरह की बात करते हैं कि अरे लड़कियां तो आजकल झूठा ऐसा करती है, तो बहुत थोड़ा सा प्रतिशत है, लेकिन उस थोड़े से प्रतिशत को हम इतना तेज आवाज उठाते हैं कि जो 98-99% जो पीड़ित है वो शायद उसमें दबा हुआ है, क्योंकि हम हर एक को शक्ति नजर, पहली चीज। दूसरा ये कि अगर लेकिन इसमें ये भी कहूंगी कि अगर एक भी केस ऐसा फर्जी बनता है तो
तो निश्चित तौर पर सजा उसको क्यों मिले जिसने वो अपराध किया है, वो चाहे लड़की हो, चाहे वो दहेज का मामला हो या किसी भी तरह का, है ना। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि जो देखिए बन क्यों रहा है, मैं एक्चुअली बार बार मैं इसकी जो जड़ है ना, मैं उस पर जाना चाहूंगी कि ये चीजें होती क्यों है, ये हो क्यों रही है। क्योंकि हम जो हमारा पूरा हमने जो सिस्टम बना रखा है, हम उस सिस्टम से हमने उसको कंफर्टेबल अपने लिए कर लिया, जबकि हम देखें तो वो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं। मतलब एक लड़की पैदा हुई तो हमने वहां से क्या सोचना शुरू किया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शादी 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 कैसे करते हैं, है ना। तो अगर बहुत पैसा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी एग्जाम्पल मेरे सामने है जहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज है जो बहुत महंगा स्कूल का और उसका खर्चा नहीं उठा सकते, या 2-3 बच्चों की पढ़ाई का, हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते, ऐसे में वो लड़कों की पढ़ाई को, लड़कियों की पढ़ाई को कम करके उनकी शादी जल्दी करते। तो हर चीज के लिए हमने कंफर्ट जोन बना लिया है ना, कि लड़की के साथ कंप्रोमाइज करते चले, जबकि बहुत आसान तरीका है अगर हम एक सामाजिक अपनी हमारी जो सोच है अगर हम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करें। और ये सारी चीजों की, सारी समस्याओं की जड़ क्या है, वही ना कि देना है दहेज। जबकि आप देखेंगे, आप दूसरी तरफ माता पिता की जितनी संपत्ति है, मैं अब थोड़ा सा दूसरी तरफ भी आपको ले चलूं, उस संपत्ति का हम पैदाइशी बेटा उसका वारिस हो जाता है। अब वो नालायक निकल जाए, वो शराबी निकल जाए, वो जुआरी निकल जाए, लेकिन उसका तो संपत्ति में हक वो पैदाइशी समझ के हमने उसको उसी थॉट के साथ बड़ा किया कि तुमको तो मिलना ही है ना। और लड़की को हमने पैदाइशी की सोच के साथ बड़ा किया कि इसकी शादी में दहेज देना है, दहेज देना है, दहेज देना है। तो उस मतलब हमने लड़की को भी प्रेशर में डाला कि तुम्हारे चक्कर। और आप देखिए कि कितना आसान हो सकता था लाइफ, हमारा जो सोशल पूरा वो था स्ट्रक्चर था, वो कॉम्प्लिकेटेड करके हम कंफर्ट जोन में है, हम ये नहीं समझ पा रहे। उसको कितना आसान किया जा सकता था कि अगर हम ये करते कि हम लड़के और लड़की को एक तरह से बड़ा करते, अगर हम प्रॉपर्टी में भी दोनों को बराबर का हिस्सेदार मानते और हम इस दहेज प्रथा को ही खत्म करते, तो उसमें ना 98% लड़कियां परेशान होती, ना दहेज के लिए जलाई जाती, ना 2% लड़के जो परेशान हो रहे हैं झूठे केसेस के चक्कर में, ना वो होते। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे जो मैं कहीं पहले जहाँ रहा करती थी, वहाँ हमारे नेबर 2-3 नेबर थे, उनके जो बच्चियां थी छोटी छोटी, लड़के भी थे उसमें, वो एक दिन खेल रहे थे। मतलब वो ऐसा घर था, उसमें सीढ़ी टाइप की थी, तो उसको नीचे के स्पेस में बैठकर खेल रहे थे। थोड़ी देर में प्लास्टिक जलने की तेज गंध आने लगी। हम लोग दौड़े कि क्या हुआ, तो हमने देखा कि वहां पर वो गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे थे और उन्होंने जो गुड़िया थी उसको दहेज के लिए जला दिया। आप सोच सकते हैं कि मैं अभी आपसे तो ये मैं बता रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो, मुझे रोना, मतलब मैं इस चीज को सोचकर घबरा जाती कि हम किस मानसिकता को समाज में ला रहे हैं जी। तो उसमें तो देखिए, जब हम इस मानसिकता से बड़ा करेंगे तो लड़का भी उससे पीड़ित होगा और लड़कियां भी पीड़ित। तो कुल मिलाकर हम अपनी पीड़ाएं खुद पैदा कर रहे हैं और हम उसको कंफर्ट जोन मान रहे हैं, और उस कंफर्ट जोन से हम बाहर आना ही नहीं चाहते, क्योंकि एक कदम उठाने के बाद हम बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, ये हम सोचना नहीं चाह रहे। बाकी इसके जो लीगल आप जानना चाह रही है, मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बेहतर साधना जी उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसा कि जी विनीता जी, कुमुद जी के लिए ही मेरे पास में एक और प्रश्न था जी। कुमुद जी, जैसे कि हम सोशल एस्पेक्ट्स की बातें कर रहे हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता अक्सर अपने बेटी के लिए एक ऐसा घर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड होता है। हम शुरू से माइंडसेट वही करके रखते हैं कि कैसा भी हो, बस अच्छा घर मिल जाए, हम जो चाहे वो दे देंगे। बिल्कुल, तो जो चाहे वो दे देंगे, वो भी तो दहेज होगा ना। तो उस मानसिकता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो हर उस मानसिकता के लिए जो दो लोग आपस में जुड़ करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें कहीं भी इफ बट, लेना देना, खरीदना बेचना, कैसे भी करके हथियार लेना, मैं तो हर एक चीज का विरोध करती हूँ। मतलब दो लोग एक नई जिंदगी के सफर पर चल रहे हैं, एक अपना एक नया परिवार शुरू करेंगे, जिसको हमारे यहाँ बहुत ही पवित्र, अगर हम आध्यात्मिक धार्मिक तरीके से देखें तो ये एक बहुत ही पवित्र रिश्ता शुरू होने जा रहा है। उसमें चाहे ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लड़की के माता पिता को ये कहें कि वो लोग हमेशा ठीक होते हैं, क्योंकि यही तो कभी लड़के के
माता पिता नहीं थे, लेकिन वो वाली सोच तो बहुत ही हमें, जो हम समाज में काम करते हैं तो वहाँ की भाषा क्या आपको बोलकर बताएं कि जिसकी ऊपरी कमाई नहीं। जी, मतलब एक उनको लाइफ ऐसी चाहिए अपनी बेटी के लिए जहाँ वो बहुत, और एक बात और आपको बता दूं कि बेटी के लिए लाइफ चाहिए वो एक काम, वो एक मुद्दा, एक बिंदु है। दूसरा बिंदु उसके पीछे ये भी है कि कोई स्टेटस सिंबल। मैं आपको बताऊं कि मेरे बेटे की शादी हुई और शादी के 6 महीने पहले, शायद 4-5 महीने पहले मेरे बेटे ने अपने पापा को एक कार भेज दी। मम्मी को इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि पापा को ही भेज दी। तो पापा को उसने कार भेज दी और वो कार, चूंकि सुनील जो मेरे लाइफ पार्टनर है वो उसको थोड़ा कम चला रहे थे, दूसरी गाड़ी को चला रहे थे, तो जब उसके बेटे की शादी हुई तो वो कार बिल्कुल नई खड़ी थी। तो जितने रिलेटिव्स हमारे घर आ रहे थे, मिली है क्या, अच्छा मिल गई क्या, मतलब आप देखिए मुझे इतनी Mindset. थी इस बात की कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं इन लोगों का। अच्छा मतलब आप सोचिए कि क्या माइंडसेट है कि और एक एग्जांपल यहाँ देखूं मैं अपनी बात को यहाँ पर खत्म करने से पहले, कि मैंने अपने बेटे की शादी, मेरे पापा जब घर में चाचा या भाई लोग की शादी करते थे और स्ट्रिक्टली मना करते थे कि दहेज नहीं ले, और आपको पता है कि बहुत सारे लड़की वाले तो ये रिश्ता लेकर ही नहीं आते थे शादी के लिए, उनको ऐसा लगता था कि लड़के में कोई खराबी है इसलिए मांग नहीं रहे, मतलब कैसे भी इनको लड़की मिल जाए बस ये लोग इतना चाहते हैं और मांग नहीं रहे इसका मतलब कुछ तो गड़बड़। तो ये वाली सोच भी है हमारे समाज में। और मैंने खुद अपने बेटे की शादी, बिल्कुल मेरी बहू जो है वो वहां से हमारे ले गए हुए कपड़ों में यहाँ आई है, वो खुद इंजीनियर है, वो बेहतरीन कमाती है, वो बेहतरीन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीती है। तो वहां पर भी उन लोगों को ये लगता है, अभी भी वो लोग, हम लोग उनको उस से निकालने की कोशिश करते हैं कि लड़के वाले खत्म करिए। हम थैंकफुल हैं आपके कि आपने हम पर भरोसा करके अपनी बेटी हमारे घर भेज दी है। मैंने तो बेटे की शादी में संगीत पर मंच पर खड़े होकर ये बात कही कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने अपनी बेटी हम पर एक भरोसा किया, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम उस विश्वास पर, उस भरोसे पर खरे उतरे। तो अभी वहां पर भी लोगों को ये लगता है कि अरे इन्होंने कुछ लिया नहीं है, अरे कुछ मांगा नहीं है, तो मतलब उनको, वो हमारे लिए बहुत थैंकफुल होते हैं। हम कहते हैं थैंकफुल होने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये जो चीजें हमारे समाज की जो मानसिकता है ना, उसमें हम ये नहीं क्लीन चिट लड़की वालों को नहीं दे सकते कि वो लोग दहेज खत्म करना चाहते हैं लेकिन लड़के वाले ही लूट लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये दोनों तरफ से एक ऐसा बिजनेस है जिसमें देने वाला भी पीछे पड़ता है कि भैया देना ही है ना। तो हम बिल्कुल उसका एक सही बहुत बात अच्छा है सा मैम की ये जो मानसिकता है ये दोनों तरफ से आती है। अब मैम वही कहा कि अभी तो फोर्स भी नहीं करना पड़ता, लड़की वाले ही आगे से दे देते हैं। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो साधना जी से है और इस सवाल की और गौर करना भी ज़रूरी है। मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था तो मैंने पाया कि 40% जो रजिस्टर्ड केसेस हैं डाउरी के कोर्ट में, 40% केसेस फेक होते हैं, या कि लड़की वालों ने वो केस सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उनका एजेंडा या तो एल मनी लेने का है, या उनका एजेंडा कहीं और शादी करने का है, या उनका कोई और ही एजेंडा है। तो फेक केसेस के केस में जो कानून है वो ज़्यादातर सपोर्ट फीमेल्स का ही करता है, क्योंकि ये प्रूफ करने में कि ये केस फेक है, लड़के वालों ने दहेज नहीं मांगा है, सो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है लड़के वालों को भी। तो ये जो फेक केसेस हो रहे हैं, इस केस में कानून किस तरह लड़कों की हेल्प करता है, किस तरह लड़के की फैमिली प्रूफ कर सकती है कि हमने नहीं किया है ये, तो इसमें क्या करना चाहिए वो प्लीज़ हमें गाइड करिए साधना जी। देखिए, पिछले दिनों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नोटिस किया, ये याचिका वहां पर पेश की गई और तमाम तथ्यों को देखते हुए कोर्ट भी इस नतीजे पर पहुंचे कि केवल 7%, कुल 7% कन्विक्शन रेट है
बाकी इक्विटल हो जाता है। 93% इक्विटल रेट है। तो इसको देखकर काफी चिंता हुई और उसमें यह भी देखा गया कि लगभग 70 से 80% महिलाएं केस को वापस ले लेती हैं। वो पैसे लेती हैं और केस को वापस ले लेती हैं। इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो केसेस लगाए जाते हैं वो किसी अन्य कारण से भी लगाए जाते होंगे। अब आप देखिए कि 13 जो धारा 13 है तलाक की, वो हमारे देश के संसद में विचार के लिए रखी हुई है। यदि वो तलाक का जो कानून है उसमें ये बात आ जाती है कि जब महिला को तलाक आएगा तो कोई ना कोई एक ऐसी राशि दी जाएगी जिससे वो नई जिंदगी शुरू कर सके, तब जाकर के ये झूठे जो दहेज के एफआईआर दर्ज कराना है ये बंद हो जाएंगे। क्योंकि आज के डे कानून में ये प्रावधान है कि महिला को जब तलाक दिया जाता है तो सिर्फ तलाक मिलता है, उसको कोई पैसा विशेष अलग से मिलता नहीं है। तब लड़की और उसके माता पिता सोचते हैं कि तलाक तो चाहिए है लेकिन पैसा भी चाहिए है, तो वो हम एफआईआर करा देते हैं, लोग जेल जाएंगे तो अपने आप मजबूर होकर हमें कोई ना कोई बड़ा अमाउंट दे देंगे। इस मानसिकता से दहेज की एफआईआर होती है। ये मेरा भी 20 साल का क्रिमिनल प्रैक्टिस का निष्कर्ष है कि तमाम महिलाएं आई, मैंने अभी एक इस तरह के जरूर मामले देखे हैं कि झूठी एफआईआर करने पर बच्चियों को उसमें या तो दंड दिया जाता है या उन्हें डांटा जाता है या उन्हें समझाइश दी जाती है कि ऐसा ना करें। उदाहरण के लिए कोई अन्य जगह प्रेम संबंध है, उदाहरण के लिए कोई अन्य विषय है या कुछ तलाक चाहिए है। मैं कुछ विदेशों में के कानून को मैंने जब स्टडी किया तो विदेशों में मैंने जब मेरे पक्षकार कुछ थे, लंदन में थे, अमेरिका में थे, तो वहां पर जब तलाक होता है पुरुष और स्त्री दोनों की यहाँ जब औरत को तलाक दिया जाता है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, भले 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, पति सिर्फ तलाक देता है और वो उस गृहस्थी को जो उस औरत ने 20 साल में जोड़ी है उससे उसको बाहर कर दिया जाता है। तब क्या बचता है? सिर्फ दहेज प्रताड़ना की झूठी एफआईआर। वो झूठी एफआईआर इसलिए कि साहब हमें कुछ ना कुछ न्याय मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि वो सच में जो दहेज की देखती हूँ थोड़ा सा टेक्निकल इशू आने की वजह से साधना जी की वॉइस हमें नहीं आ पा रही है। हम जो बहुत साधना जी इम्पोर्टेंट ने पॉइंट मिस कर गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो मुझे जितना समझ में आया वो ये कि अगर फॉरेन में तलाक हो रहा है तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों ही टेक केयर करेंगे बच्चों का। लेकिन जब इंडिया में तलाक होता है तो पति जो होता है वो कंप्लीट फ्री हो जाता है और सारी जिम्मेदारी महिला पे आ जाती है। बच्चे 2 हो 3 हो, सबकी जिम्मेदारी महिला पे होती है। इसलिए वो झूठे केस में एफआईआर की जाती है कि सारी जिम्मेदारी मुझ पे है, मैं कमा नहीं रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर मैं झूठा एफआईआर का केस कर दूंगी तो कहीं ना कहीं कुछ तो मुझे मिल जाएगा, कुछ तो पैसे मुझे मिल जाएंगे ताकि मैं आगे अपने परिवार का ख्याल रख पाऊँ। तो ये भी एक सोच हो सकती है। दूसरा जो मेरा सवाल था वो ये था कि अगर किसी और विचारधारा से ये केस किया गया है, जैसे कहीं और प्रेम संबंध है, कहीं और पैसे लेके कहीं जाना है, या अभी कोई और एजेंडा है, तो इस केस में क्या हमारा कानून में कुछ ऐसी धाराएं हैं जो महिलाओं के विरुद्ध भी उनको दंडित करें, या महिलाओं को भी थोड़ा सा उसमें दंड मिले कि उन्होंने ये झूठा केस क्यों किया? साधना जी। अगर ये प्रमाणित कर पाए, युक्त सब पड़े, आप सुन पा रहे हैं? साधना जी थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, क्या आप एक बार वापस कनेक्ट, आप कुछ बोलेंगी प्लीज एक बार? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल अभी सुन पा रहे हैं? जी, हाँ? बताइए साधना जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, देखिए आपका प्रश्न मैं इसीलिए आवाज ठीक से पहुंच नहीं रहा है इसलिए मैं कम बोलूंगी कि युक्त हर संदेश से सके कि ये प्रकरण सिर्फ देश के लिए नहीं लगाया गया बल्कि विभिन्न कारण से लगाया गया। इसमें झूठी एफआईआर करने पर लड़की के लिए मैंने होते देखा है सजा और मैंने उसको दंडित होते देखा है। तो ये लड़के का अधिकार है कि कोई भी इस तरह झूठे प्रकरण में उसके माता पिता, अभी माननीय कोर्ट ने ये बंद कर दिया है, नंद पति भाई और भाई का पिता और भाई के ससुर, ये सारे दूर के रिश्तेदार सब बंद कर दिए। तो लड़के पर केस लगा सकते हैं और लड़के के ज्यादा से ज्यादा माता पिता पर लगा सकते हैं।
ऑडिबल आई एम ऑडिबल? जी जी बिल्कुल, यस मैम। हेलो, हाँ। तो अब जो है नए नए साइटेशन सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता की है कि बहुत सारे केस, इवन 80-90% केसेस जो है वो फेक आने लगे हैं, और दहेज का विषय वैसा लग्जरी पिटीशन कहीं जाने लगी, लग्जरी पिटीशन कार और मोटरसाइकिल के लिए परेशान किया जा रहा है, और ये चीजें जो है अच्छा और लग्जरी पिटीशन के लिए केस केस हम समस्या में देख रही हूँ, सिर्फ इसको करने के लिए इस धारा को लगा देते हैं। हम फैसिलिटी दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात बताई साधना जी ने कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि अगर किसी महिला ने कुछ गलत केस कर दिया है, कोई फेक केस कर दिया है, तो इन दैट केस उसको सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे सिटेशंस भी ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि 80-90% केस, जैसा कि साधना जी ने बताया, 80-90% केसेस जो हैं वो फेक होते हैं, क्योंकि जो जेन्युइन केस होते हैं वो तो समाज में बेइज्जती हो जाएगी, हमारी किरकिरी हो जाएगी, इस चक्कर में रजिस्टर ही नहीं किए जाते। तो स्टैट्स में ये भी था कि 40% से 50% केसेस जो है वो रजिस्टर नहीं होते, और अब साधना जी बता रही हैं कि 80-90% केसेस फेक होते हैं। तो कहीं बहुत बड़ा सा एक गैप है कि जो रजिस्टर हो रहा है वो फेक है, और जो सच है वो रजिस्टर ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग ऐसे समाज में रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर हमें हमारी जी जी साधना जी, हमें जागरूक होना है। साधना जी आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, तो मैं यहीं पर ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि प्रॉब्लम यह है कि हमारी मानसिकता में प्रॉब्लम है। हम लोग अगर ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहेंगे, अगर हम कानून में रजिस्टर्ड जो केसेस हो रहे हैं उनको कंसिडर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे, तो शायद हमें बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जब एक लड़का पैदा होता है, एक लड़की पैदा होती है, तो उनकी अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए, वहीं से हमको सॉल्व करना है। पढ़ाई लिखाई जब आप करवा रहे हो तो आपको दोनों को ही एजुकेट करना है। बेटी को पढ़ाओगे तो दहेज देने की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर आप दहेज दे रहे हैं तो जितना देने लेने वाला गलत है, कहीं ज़्यादा उससे गलत देने वाला भी होता है। जी, तो मैं डॉक्टर विनीता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ अपना नेक्स्ट सवाल करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। मेरा सवाल कुमुद जी से है। कुमुद जी, जैसा कि मैंने पहले सवाल किया था कि आजकल जो मानसिकता ऐसी मानसिकता कि हमारी बेटी के लिए अच्छा चाहिए, पर कई बार एक मानसिकता वो भी उठती है कि जब हम बच्चे को एजुकेट कर देते हैं, एक उसको प्रॉपर एक एजुकेशन देने के साथ एक अच्छा नॉलेज देने के बाद जब हम उसकी शादी करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक लड़के के घर वालों पर ये थोप देते हैं कि मेरी बेटी फैमिली के साथ नहीं रहेगी, वो इंडिविजुअल है, वो घर का काम नहीं करेगी, और उसके बाद उसको सिर्फ बाहर ही काम करना है, फैमिली के साथ में नहीं रहना है, और पेरेंट्स के साथ वो नहीं रहेगी। तो ये डिमांड्स भी हम कहीं ना कहीं ससुराल वालों पर थोप देते हैं, और फिर उसके बाद हम ये उम्मीद रखते हैं कि और फिर हम उनको ये भी कह देते हैं कि फिर दहेज आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए, हमारी बच्ची को आप सारे कंफर्ट दीजिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो बहुत अच्छा सवाल है। जैसा मैंने कहा कि हर वक्त ये सोचना कि लड़की वाले हैं इसलिए बेचारे हैं और लड़के वाले हैं इसलिए बुरे हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम ही लड़की वाले हैं, हम ही लड़के वाले हैं, हम अपनी ही बात करते हैं। तो ये जो आपने एक मुद्दा उठाया बिल्कुल सही है कि हम 2-3 चीजें होती हैं, जैसे कि ऐसे भी कई बार जब मैं कॉलेज में या अलग-अलग यूथ के साथ जब मैं वर्कशॉप ले रही होती हूँ, इस तरह के उस पर चर्चा करती हूँ, तो उसमें कई बार शायद अनजाने में, भोलेपन में या जैसे भी इसमें कई बार ये कह जाते हैं यूथ के इसलिए भी थोड़ा-सा ज़्यादा हम अपने मायके से ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर अगर मान लीजिए 2-3 भाई हैं और उनकी वाइफ है, तो हम उसमें श्रेष्ठ हैं। मतलब हमारे पास हम
ज्यादा लेकर आए तो हमारा एक रुतबा, ये भी एक मानसिकता कहीं ना कहीं बहुत कम है, लेकिन है जरूर। मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। दूसरी बात कि अगर माता पिता ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी काम नहीं करेगी ससुराल में क्योंकि वो जॉब करेगी, हम उसको इतना पढ़ाया है, हम दहेज चाहे जितना दे देंगे, तो मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजें अगर वो शादी के पहले तय कर रहे हैं तो नैतिक रूप से, वैल्यूज के रूप में अगर हम देखें, वैल्यू के उसमें देखें, या हम उसको एक सामाजिक स्तर पर देखें तो गलत है। लेकिन वो अगर शादी के पहले बहुत ओपन होकर के ये बात कह रहे हैं कि मेरी लड़की घर का काम नहीं करेगी, हम दहेज तो आपको भरपूर देते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं इस बात को, लेकिन इसके बावजूद लड़के वाले फिर उस घर में शादी क्यों करते हैं? यही ना कि उनको दहेज बहुत मिल रहा है। क्योंकि अगर मुझे तो वो पेरेंट्स अच्छे लगते हैं जो सीधा खुलकर के अगर बोल रहे हैं। जैसे मेरे एक परिचित है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तो एक चीज बिल्कुल तय कर दी कि दहेज एक पैसा नहीं देंगे। लड़की भोपाल में है, भोपाल में जॉब करती है, तो लड़का अगर भोपाल का है तो ठीक है, अगर भोपाल का नहीं है तो उसको भोपाल आना पड़ेगा। तो अगर उन्होंने ओपन रखा है ये चीज कि वो जॉब भोपाल में अपना या तो ट्रांसफर करा ले या वो यहाँ जॉब ढूंढे, मैं कह रही हूँ उन्होंने धोखा नहीं किया है। आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो आप बताइए। अगर माँ बाप ये कह रहे हैं कि मेरी लड़की घर का काम नहीं करेगी, ये उनको हक है भाई। क्योंकि अगर वो धोखा देकर के कह रहे हैं, हक मतलब कि ये तो एक लड़की का भी एक वो बनता है कि जरूरी क्यों होना चाहिए कि लड़की को ही हम घर के काम के दायरे में देखें। है ना? क्योंकि ये तो जैसे बात हो गई कि जैसे एक चीज होती है ना कि हमने लड़की को शुरू से देवी कह करके उसके सारे अधिकार दिए। देवी है इसलिए प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे, बहनें तो हमेशा भाइयों की खुशी के लिए जीती हैं, माएँ तो हमेशा बेटों की खुशी के लिए ही होती है, पति तो फिर है ही देवता हमारे यहाँ, है ना? तो देवी कहकर हमने सारी चीजें छीनी। अभी एक नया शब्द आ रहा है, सुपर मॉम या सुपर लेडी। मतलब वो जो समाज में भी मतलब जॉब भी बहुत अच्छे से करे, वहां भी सब अच्छे से मैनेज करे, और घर में आकर के मतलब घर का किचन भी बिल्कुल सजा संवरा रखे, और घर आकर के चाय भी पेश कर दे और ऐसा भी कर दे, और हमने फिर उसको सुपर मॉम का टैग दे करके फिर उससे उसकी खुशियां छीन। तो हम सुपर मॉम बनने लगते हैं, हम सुपर लेडी बनने की कर देते हैं हम बहुत ज्यादा, हर जगह पे हम लोग स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, सुपर मॉम करके हमने स्टीरियोटाइप किया। अभिषेक मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी कि क्यों नहीं हम इस चीज की शुरुआत करते कि हम एक सामान्य लड़की को बड़ा करें और एक सामान्य लड़के को बड़ा करें। हम क्यों सुपर बनाना चाह रहे हैं? मतलब लड़के को श्रेष्ठ हमने सोसाइटी ने बना दिया पैट्रियार्कल माइंडसेट में, इसीलिए वो दहेज लेते हैं उसके नाम पर तमाम काम करते हैं हम, और बेचारा लड़का अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट होकर के जीता है। और एक लड़की को हम देवी कहकर, सुपर मॉम कहकर, मेरा सिर्फ एक कहना है कि ये जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी। और जो विनीता का सवाल था उसमें मेरा ये कहना है कि अगर शादी से पहले सारी चीजें क्लियर है, अगर माँ बाप कह रहे हैं कि हमारी बेटी काम नहीं करेगी लेकिन हम दहेज आपका जितना चाहिए उतना देंगे, तो फिर माँ बाप को नहीं करनी चाहिए शादी अगर उन्हें वैसी कोई बहू चाहिए, क्योंकि वो तो ओपन नहीं बोल रहे। तो मतलब आप दहेज से ले लो, आप कंफर्ट, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है, अब आपकी मर्जी, आप ये रिश्ता एक्सेप्ट करें या मतलब आप दहेज ज्यादा लेकर के क्यों कर रहे हो शादी? आप बोल दो, क्योंकि आपके पास भी तो चॉइस है ना, आप बोल दो कि हमें नहीं चाहिए भाई, ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। कहते हैं कि जी बिल्कुल कोमल जी, कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दोनों तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये हमने चर्चा आज इसीलिए करी ताकि हमको एक क्लियर माइंडसेट मिल जाए कि कानून किस तरह हमारी हेल्प कर सकता है, समाज में किस लेवल की कुरीति है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का। समय की पाबंदी के कारण हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे अब, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर विनीता से कि वो आखिरी शब्द कहें और इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर अग्रसर करें। और इससे मैं बहुत माफी के साथ, इससे पहले कि विनीता इसको समाप्त करे, मैं एक अपना पसंदीदा शेर जरूर पढ़ना चाहूंगी जी। दो शेर है। पहला शेर है कि पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर। मतलब हमने दिमाग में जकड़ा हुआ है और कह रहे हैं चलो, पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहूँ कि पाँव का कांटा। और इसी का आंसर है कि ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है, ये हम ही से निकलेगा। करेक्ट, बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा कुमुद जी कि ये ना हम सफर से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, ये मेरे पांव का कांटा है, ये मुझसे ही निकलेगा। तो इसकी शुरुआत अगर है तो वो मुझे ही करनी पड़ेगी। जहाँ एजुकेशन अगर मैं बेटे को दे रही हूँ तो वही एजुकेशन मुझे बेटी को भी देनी होगी। जहाँ संस्कार मैं बेटी को दे रही हूँ वो संस्कार मुझे बेटे को भी देने होंगे। जहाँ मैं बेटी को कह रही हूँ कि बेटा दहेज देना अपराध है, तो वहीं बेटे को मुझे बोलना होगा कि बेटा दहेज लेना अपराध है। ये माइंडसेट हमारे घर से शुरू होता है। अगर हम घर से ही शुरुआत करें, जहाँ हम हमारी ननद, अगर हमारी बेटी को हम पूरी आजादी देते हैं खुलकर जीने की, तो वहाँ बहू को भी हमें पूरी आजादी देनी होगी खुलकर जीने की। मैं बिल्कुल इस बात का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने इन अच्छे शब्दों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगी साधना जी का, जिन्होंने हमें कानूनी व्यवस्था जो है दहेज को लेकर के कि कहाँ हम रिपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से संविधान में प्रावधान है, कौन कौन से आर्टिकल्स इसके लिए बने हुए हैं, कहाँ इसको रिपोर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी दी। धन्यवाद साधना जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। साथ ही मैं थैंक्स करना चाहूंगी अभिषेक को, जो हमारे प्रोग्राम में हमेशा मेरे साथ बने रहते हैं, और ये इस प्रोग्राम को पूरा डिजिटलाइजेशन यदि किया है तो वो अभिषेक ने किया है। सो थैंक यू अभिषेक, थैंक यू कुमुद जी और थैंक यू साधना जी। और जितने भी व्यूअर्स हैं, जाने से पहले एक बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपने सवाल बताएं। आज डिजिटलाइजेशन की बात हुई है तो थोड़ी सी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन के ज़माने में बैंडविड्थ की वजह से कहीं ना कहीं वॉइस ब्रेक हो गई थी। अगर कोई ऐसी बात है जो इंपॉर्टेंट है और हमने मिस कर दी है तो हम दोबारा इसी टॉपिक पर एक और शो करेंगे, सिर्फ आपके कहने पर। अगर आपके कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हम नहीं दे पाए तो ये मेरा वादा है, हम लौट कर आएंगे दहेज प्रथा और डाउरी पे एक और शो लेकर, जिसमें बैंडविड्थ का कोई भी इशू नहीं होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और समाज की इस कुरीति पे से पर्दा हटाएं, और देखते रहें मेक लाइफ बिग हर संडे दिन में 2 बजे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू विनीता।